टूल्स बता दिए थे, रियल वर्ल्ड एग्जांपल आ गए थे। सो नाउ वी टॉकिंग अबाउट व्हाट, अब हम बात करेंगे किसकी, डिटेल डिजाइन की। नाम भी मेंशन है, फ्रॉम नेम ओनली इट कैन बी रेफर्ड, नाम से समझ में आता है। क्या नाम से समझ में आता है? डिटेल डिजाइन को आप डिटेल इंजीनियरिंग भी बोल सकते हो, यू कैन से इट इज द डिटेल्ड इंजीनियरिंग डिजाइन। ये फाइनल फेज है हमारे किसके, इंजीनियरिंग डिजाइन प्रोसेस का। इट इज द फाइनल फेज ऑफ इंजीनियरिंग डिजाइन प्रोसेस। ये फॉलो करता है किसको, कंसेप्ट डिजाइन और एम्बॉडीमेंट डिजाइन को। तो सबसे पहले हमारी आएगी कंसेप्ट डिजाइन, फॉलोड बाय एम्बॉडीमेंट डिजाइन। एम्बॉडीमेंट डिजाइन के बाद हमारी डिजाइन आती है। इसमें हम क्या करेंगे भैया, इसमें हम डिफाइन करेंगे एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन, डायमेंशन, टॉलरेंस, मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस और फाइनल डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट। तो एक एक चीज प्रिसाइसली एग्जैक्टली एनालाइज की जाएगी इसके अंदर। तो ये जो फेज है वो इंश्योर करता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है इट इज फुली रेडी फॉर manufacturing. So this is the phase in our engineering design that ensures that our product is fully ready for the manufacturing, testing and finally deployment. आप finally इसको क्या कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो। So what is the key objective of detailed design? तो इसके key objectives क्या होते हैं? पेन की साइज छोटी है, बड़ी करूंगा। So what is the key objective of detailed design? Key objective है इसका पहला, इसके सारे जो स्पेसिफिकेशन है उसको आप क्या कर लो, फाइनलाइज कर लो। यू विल फाइनलाइज ऑल द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन और योर सिस्टम स्पेसिफिकेशन और योर प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। हम प्रोडक्ट भी डिजाइन कर सकते हैं, हम सिस्टम भी डिजाइन कर सकते हैं, प्रोसेस को भी डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आके आप क्या करोगे, फाइनलाइज कर दोगे उसकी सारी स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का मतलब डायमेंशन कितना होगा प्रिसाइसली, टॉलरेंस कितनी होगी, डायमेंशन जैसे एग्जांपल पेन बना रहे हैं तो उसका डायमीटर है लेट्स सपोज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 mm, तो ये टॉलरेंस आ गई इसके अंदर। मटेरियल कौन सा यूज करोगे आप, फिनिशिंग कैसी होगी, एक एक चीज आप यहाँ पे आके फाइनलाइज कर दोगे। देन यू विल इंश्योर दी मैन्युफैक्चरेबिलिटी। आप इंश्योर करोगे कि आपका जो भी प्रोडक्ट है जिसको आपने डिजाइन किया है वो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए क्या है, रेडी है। तो आपको ऑप्टिमाइज करनी है इसकी मैन्युफैक्चरेबिलिटी। मैन्युफैक्चरिंग में इनफैक्ट मैंने पूरा ये कोर्स मैंने करा रखा है आपको, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनरी मेंटेनेंस, उसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग की मशीनिंग भी कर रखी है। तो वो मशीन जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम आती है वो हमने डिस्कस करी थी, कास्टिंग की मशीन, वेल्डिंग की, फिर फॉर्जिंग की, मिलिंग की, ये सारी बातें हमने वहाँ पे करी थी, वेल्डिंग करी थी हमने। सो ऑल दीस पॉइंट्स वी हैव डिस्कस देयर। तो कहने का मतलब है आप फाइनलाइज करोगे प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, दूसरा स्टेप आएगा आप इंश्योर करोगे कि आपका प्रोडक्ट क्या हो सकता है, मैन्युफैक्चर हो सकता है। देन इसी स्टेप में आप एनहांस करोगे इसकी रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। इसी स्टेप में आप इसकी एनहांस करोगे रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी। कैसे एनहांस करेंगे, टेस्टिंग करके। आप इसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म करोगे, यू विल परफॉर्म द एनालिसिस करोगे, टेस्ट करोगे, मटेरियल को वैलिडेट करोगे कि जो मटेरियल आपने सेलेक्ट किया वो इसकी रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट, इसी डिटेल डिजाइन के अंदर आप कॉस्ट को रिड्यूस करोगे, यू ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट। आप इकोनॉमिकल ऑप्शन उठाओगे, इकोनॉमिकल मटेरियल उठाओगे, इकोनॉमिकल मैन्युफैक्चरिंग का मेथड उठाओगे, इस तरीके से कि आपकी ओवरऑल प्रोडक्ट की प्रोसेस की या सिस्टम की कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए। तो आ गया ये रिड्यूसिंग द कॉस्ट। तो हम कॉस्ट को क्या करेंगे यहाँ पे, रिड्यूस करेंगे। और फाइनली डॉक्यूमेंटेशन भी करोगे। तो पीछे वाले में डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व नहीं थी, ध्यान रखना इस चीज का। हियर यू विल डॉक्यूमेंट आल्सो, तो यू विल डॉक्यूमेंट द एंटायर डिजाइन विद टेक्निकल ड्राइंग्स। आप डॉक्यूमेंट करोगे पूरी डिजाइन को, साथ में टेक्निकल ड्राइंग होनी चाहिए, 3D मॉडल्स होने चाहिए इसके अंदर, और VOM भी होना चाहिए। VOM मतलब बिल ऑफ मटेरियल्स, जो भी आपने मटेरियल के लिए प्रोडक्ट यूज किया उन सबकी क्वांटिटी आनी चाहिए इसके अंदर। तो डिजाइन तो हो गई होगा, टेक्निकल डिजाइन होगा, 3D मॉडल होगा, साथ में कितनी क्वांटिटी लग रही है इसको बनाने के लिए वो भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट लेते हो आप जरा देखोगे ना, उसके ऊपर सारी जानकारी लिखी हुई मिलेगी आपको। ये भी ईच एंड एवरी थिंग। हो सकता है उसके पैकेजिंग पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन लिखी भी नहीं मिले, पर जो बनाता है उसको सारी इन्फॉर्मेशन पता होती है। तो आपको डॉक्यूमेंट करके रखना पड़ता है सारी इन्फॉर्मेशन को, यू हैव टू डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन। तो ये हमारे क्या बन गए यहाँ पे, की ऑब्जेक्टिव बन गए। दीज आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिटेल डिजाइन। नेक्स्ट, अब क्या स्टेजेस आती हैं इसके अंदर, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिटेल डिजाइन। स्टेजेस बता सकते हैं। तो अगला पॉइंट निकल के आता है भैया स्टेजेस ऑफ डिटेल डिजाइन। अब इसकी भी खूब सारी करने। पहली स्टेज, स्पेसिफिकेशन ऑफ एग्जैक्ट डायमेंशन एंड टॉलरेंस। जो आपने पीछे की एस्पेक्ट निकाला है उसमें से उठा लिया। पहली स्टेज है भैया, अब स्पेसिफिकेशन निकालोगे किसकी, डायमेंशन की और टॉलरेंस की। तो एक एक कंपोनेंट जो आपको डिजाइन करना है उसकी प्रिसाइज मेजरमेंट करोगे, उसकी प्रिसाइज ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट बताओगे, उसकी ज्योमेट्री बताओगे, उसकी टॉलरेंस बताओगे, ताकि क्या कर पाओ आप, प्रॉपर फिट और फंक्शन को इंश्योर कर पाओ, प्रॉपर फिट और फंक्शन को इंश्योर कर पाओ। तो ये इसका पहला स्टेप होता है। आप स्पेसिफिकेशन दोगे किसकी, एग्जैक्ट डायमेंशन और टॉलरेंस की। दूसरा स्टेप होता है मटेरियल को सेलेक्ट करोगे, उसकी सरफेस फिनिश की स्पेसिफिकेशन बताओगे। तो एन इंजीनियर मस्ट सेलेक्ट द मटेरियल व्हिच इज बेस्ड ऑन द इट्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। कल भी बताई थी शायद मैंने आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वेट, उसकी थर्मल प्रॉपर्टी, उसकी करोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी और उसकी कॉस्ट। तो यहाँ पे आप मटेरियल को सेलेक्ट करोगे और उसकी सरफेस फिनिश भी स्पेसिफाई करोगे। सरफेस फिनिश स्पेसिफाई करोगे मतलब रफ होगा या नहीं होगा, स्मूथ होगा या नहीं होगा, टेक्सचर्ड होगा या नहीं होगा, तो आप वो जानकारी भी दोगे इसके अंदर। पॉलिश्ड होगा या नहीं होगा, आप कोई कोटिंग लगाओगे इसके ऊपर नहीं लगाओगे, कोई ट्रीटमेंट दोगे इसके ऊपर या नहीं दोगे, तो आप वो भी इंश्योर करते हो यहाँ पे। तो पहले स्टेज में क्या किया आपने, एक्जैक्ट डायमेंशन बताया। दूसरे स्टेज में आपने मटेरियल सेलेक्ट कर लिया। मटेरियल सेलेक्ट करने के बाद आप एक्जैक्ट सरफेस फिनिश भी बताओगे कि भैया इसकी फिनिशिंग ऐसे होगी, कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है इसकी फिनिशिंग कैसे निकल के आएगी। तो उस फिनिशिंग को भी आप क्या करोगे, इंश्योर करोगे। तो ये हमारा दूसरा स्टेप बन जाता है, मटेरियल सेलेक्ट एंड सरफेस फिनिशिंग स्पेसिफिकेशन। A to Z सारी इन्फो देंगे इसके अंदर, बिल्कुल डिटेल डिजाइन ना, तभी तो बोला है, हर एक जानकारी दोगे आप इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारी डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन फॉर असेंबली। इसको हमने जोड़ा भी था DFMA कल। अब आपकी डिजाइन ऑप्टिमाइज होगी फॉर द ईज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर द ईज ऑफ असेंबली, इस तरीके से कि आपका वेस्ट क्या हो, मिनिमाइज हो जाए। आप सारे कंपोनेंट कोशिश करोगे स्टैंडर्ड यूज करो, आप सारे कंपोनेंट कोशिश करोगे स्टैंडर्ड यूज करो, क्योंकि अगर आपने स्टैंडर्ड कंपोनेंट यूज किए इनकी कॉस्ट बहुत कम होगी, टाइम कम लगेगा इनको असेंबल होने के अंदर। दूसरा एक और फायदा बताया था आपको, तो टाइम कम लगेगा, इनकी कॉस्ट कम होगी। नेक्स्ट, कॉस्ट कम हो जाएगी, बिल्कुल असेंबल होने में टाइम कम लगेगा। एक और एडवांटेज बताई थी इसकी, एफिशिएंसी ज्यादा निकल के आएगी, एफिशिएंसी विल कम आउट टू बी कंपैरेटिवली मोर। तो यहाँ पे हम डिजाइन को ऑप्टिमाइज करते हैं फॉर द ईज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली।
फॉर द ईज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली। तो यहाँ पे आप कोशिश करोगे कि सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे लग रहे हो, हमारे स्टैंडर्ड लग रहे हो। इसका एग्जांपल दिया था आपको नट बोल्ट का, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आएगी, बिल्कुल सही बात है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट विल आल्सो कम आउट टू बी कंपैरेटिव लेस। एग्जांपल दिया था कल मैंने आपको मारुति की गाड़ी का, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम आती है, बट जो यूरोपियन कॉस्ट ज्यादा आती है, देयर मेंटेनेंस कॉस्ट इज मोर। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप है हमारा डिटेल्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एनालिसिस। नाउ यू विल गो फॉर डिटेल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एनालिसिस, यानी यहाँ पर एनालिसिस पार्ट चालू हो जाता है आपका। एनालिसिस के लिए कल भी मैंने आपको टूल बताए थे, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। मैकेनिकल का है, फ्लूइड इन्वॉल्व है, तो कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स सीएफडी मॉडल्स बनते हैं इसके अंदर। जो मैकेनिकल वाले अगर बच्चे देख रहे होंगे उनको पता होगा इसके बारे में, इंजीनियरिंग में भी यूज किया होगा उन्होंने। तो हम यूज करते हैं फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, और ये मैकेनिकल वाले अगर फ्लूइड इन्वॉल्व है कहीं पे, जैसे एग्जांपल हवाई जहाज है, जैसे एग्जांपल हवाई जहाज है, जैसे एग्जांपल डैम है, जैसे एग्जांपल कोई शिप है, जैसे एग्जांपल गाड़ी है, गाड़ी भी तो चलेगी फ्लूइड के अंदर, तो वो क्या करेंगे, इसकी सीएफडी करेंगे, दे विल गो फॉर कंप्यूटेशनल फ्लूइड एनालिसिस। तो अगर आपको एरोडायनेमिक या फ्लूइड फ्लो एनालिसिस करनी है तो सीएफडी करोगे। अगर आपको क्या करना है, स्ट्रेस स्ट्रेन का इफेक्ट निकालना है, आपको थर्मल इफेक्ट निकालना है, तो आप क्या करोगे, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस करोगे। कैड में तो कैड से तो मॉडल बनाते हैं, यहाँ पे मुझे क्या करनी है, फंक्शनल एनालिसिस करनी है। एनसिस हो जाएगा, रेविट कर देगा, पर कैड तो बस मुझे क्या करके देगा, स्टैट से कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे एनालिसिस करनी है, गो फॉर द एनालिसिस। एनालिसिस हो गई एक बार आपकी, हाँ एनालिसिस हो गई, 3D मॉडल बना के देगा, मॉडल भी नहीं 3D मॉडल बना के देगा, क्योंकि इसके बाद मुझे अब क्या करना है, प्रोटोटाइप बनाना है, यानी एक्चुअल फिजिकल मॉडल बनाना है। तो आप जिस मॉडल की बात कर रहे हो वो 3D मॉडल है, वो डिजिटल मॉडल है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, प्रोटोटाइप बनाऊंगा और टेस्टिंग भी करूंगा। तो ये तो मैंने कहा किया, कागज पे किया। अब अगला स्टेप क्या आता है भैया, बनाओ उसका प्रोटोटाइप, फिजिकल मॉडल बनाओ। प्रोटोटाइप का मतलब क्या है, फिजिकल मॉडल है। तो आपने जो भी प्रोडक्ट डिजाइन किया है उसका फिजिकल मॉडल बनाओ और उसकी क्या करो, बैठ के टेस्टिंग करो। और यहाँ पे हमारे टेक्निकल कौन से कंसेप्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, पूरा सब्जेक्ट है आपका इसके ऊपर, एक सब्जेक्ट का डायमेंशनल एनालिसिस। तो आप रिलेट कर पाओगे इस चीज से, ये मैकेनिकल वालों के भी, सिविल वालों के भी, दोनों में आता है एफएम के अंदर। तो आप क्या करोगे, प्रोटोटाइप बनाओगे, यानी फिजिकल मॉडल बनाओगे, और उसके ऊपर रियल वर्ल्ड में जो सिचुएशन आएगी वो इंप्लीमेंट करोगे, एंड यू विल टेस्ट फॉर ईच एंड एवरी पैरामीटर। आप चेक करोगे वो बिहेव कैसे करता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या निकल के आती है, वो सेफ रहता है या नहीं रहता, उसकी यूजेबिलिटी रियल वर्ल्ड सिचुएशन में है या नहीं है। अभी तक तो हमने क्या किया था, अभी तक तो हमने सब कुछ कागज पे बना रखा है, बिल्कुल। नेक्स्ट, नाउ यू विल प्रिपेयर दी ड्राइंग्स फॉर दी मैन्युफैक्चरिंग। अब आप ड्राइंग बनाओगे किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फाइनली ड्राइंग बना के हम आगे कंप्लीट कर देंगे अपना काम। ये जो ड्राइंग है इसके लिए आप कैड यूज कर सकते हो, फॉर दिस यू कैन यूज द कैड। ड्राइंग्स बनाओगे, जो भी मटेरियल यूज हुए उनकी क्वांटिटीज को मेंशन करोगे, तो बिल ऑफ मटेरियल विल बी देयर, कि भैया कौन कौन सा मटेरियल लगा, कितनी क्वांटिटी में, मतलब प्रिसाइज बताया जाता है भैया इतना मटेरियल यूज हुआ है इस प्रोडक्ट को बनाने के अंदर। क्यों, क्योंकि इसके बाद अब आपको मेंटेनेंस भी करनी तो पता होना चाहिए। फिर आप असेंबली इंस्ट्रक्शन दोगे क्वालिटी कंट्रोल के लिए, कि भैया इसकी क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, या टेस्टिंग के प्रोटोकॉल्स क्या है। ये हमारी फाइनल स्टेज बन जाती है यहाँ पे, दिस बिकम्स द फाइनल स्टेज, डायमेंशन एनालिसिस, मॉडल, प्रोटोटाइप, रिलेशनशिप। क्लियर है, चले नेक्स्ट पॉइंट। ये बन जाता है भैया, ये तो स्टेजेस आ गई हमारी, स्टेजेस निकल के आ गई। नेक्स्ट भैया हम क्या करेंगे, भैया की कंसीडरेशंस क्या है इसकी, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। व्हाट आर द की कंसीडरेशंस इन डिटेल डिजाइन। स्टेजेस देख ली हमने, अब किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो स्टेजेस से निकाल सकते हो। किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, पहला, जो भी आपका प्रोडक्ट है, प्रोसेस है, सिस्टम है, वो फंक्शनल होना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए अपने रिक्वायर्ड पैरामीटर्स के ऊपर। इट शुड बी फंक्शनल, इट शुड परफॉर्म द रिक्वायर्ड फंक्शन। तो जिस काम के लिए आपने उसको बनाया वो काम वो फुलफिल करके दे, वो काम वो फुलफिल करके दे। दूसरा, नेक्स्ट की कंसीडरेशन क्या है, आपकी जितनी भी टॉलरेंस है वो अपनी परमिसिबल लिमिट के अंदर होनी चाहिए। आपकी जितनी भी टॉलरेंस है वो अपनी परमिसिबल लिमिट के अंदर होनी चाहिए। और वो हम कैसे चेक करते हैं, भैया एनालिसिस है, ये सवाल में मिलेगी आपको लिखी हुई तो ज्योमेट्रिक डिजाइन एंड टॉलरेंस एनालिसिस, तो लिख के देगा GD&T, ये एनालिसिस करो। तो एक की कंसीडरेशन होती है किसकी, डिटेल डिजाइन की। इसमें हम क्या करते हैं, जितनी टॉलरेंस हमने स्पेसिफाई कर रखी है उतनी ही टॉलरेंस में आपका प्रोडक्ट बना या नहीं बना, या आपका पार्ट बना या नहीं बना। तो पहली कंसीडरेशन क्या भैया, आपको फंक्शनलिटी चेक करनी है कि जिस काम के लिए आपने इस प्रोडक्ट को बनाया वो काम वो कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरा, आपको चेक करना है कि जितनी टॉलरेंस हमने फिक्स करी थी उतनी ही टॉलरेंस आपको मिल रही है या नहीं मिल रही डायमेंशंस के अंदर। नेक्स्ट, यू विल चेक इट्स रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी कंसीडरेशन। रिलायबिलिटी के लिए कल भी मैंने आपको एक एनालिसिस का टूल बताया था, कौन सा टूल बताया था, फेलियर मोड एंड अफेक्ट एनालिसिस, FMEA। तो एब्रिविएशंस खूब ध्यान रखने पड़ेंगे आपको। तो रिलायबिलिटी चेक करोगे, उसकी सेफ्टी कंसीडरेशंस को चेक करोगे, FMEA। रिलायबिलिटी कैसे चेक करेंगे, उसका फेलियर मोड करेंगे, ये इसकी की कंसीडरेशन है। नेक्स्ट की कंसीडरेशन है भैया कि आपके मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट क्या हो भैया, कम से कम हो। कैसे, आप ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज करो, स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज किया भैया कॉस्ट बढ़ जाएगी ड्रास्टिकली, मशीनें नहीं लगानी पड़ जाएंगी आपको। तो कोशिश करेंगे आपका प्रोडक्ट क्या करे, स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को यूज करे। की कंसीडरेशन डिटेल डिजाइन के अंदर कि आपके डिजाइन का एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। एनवायरमेंटल इंपैक्ट कम से कम होना चाहिए। अब एनवायरमेंट में सारी चीजें आ जाएंगी, एयर आ जाएगा, पानी आ जाएगा, सॉइल आ जाएगा, तो आप इको फ्रेंडली मटेरियल को यूज करो। इमिशन कम होनी चाहिए। जब आप इसको डिस्पोज करोगे लेट सपोज सॉइल में डिस्पोज कर रहे हो, वहां पर इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसको आप रिसाइकल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो इसका मतलब अब आप एनवायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट चेक करने लग जाओगे। तो ये इसकी आखिरी की कंसीडरेशन हो जाती है। तो की कंसीडरेशन में हम बात करेंगे फंक्शनलिटी की, हम बात करेंगे इसमें टॉलरेंस की, हम स्टेबिलिटी और सेफ्टी की, हम बात करेंगे इसके मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट की, हम बात करेंगे इसमें सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल इंपैक्ट की।
तो 6 चीजों के बारे में ध्यान रखना है आपको। दीज आर द की कंसीडरेशंस इन डिटेल डिजाइन। इस डिटेल डिजाइन में पीछे हमने टूल्स कौन कौन से यूज किए, वो पूछे कौन कौन से टूल्स सकते हैं। GD&T बिल्कुल सही बात है। फिर FMEA यूज किया, CAD यूज किया, और अभी CFD का भी तो पता क्या है, ये लिख दिया कुमार ने, CFD यूज कर लिया हमने। फिर CAD यूज किया, ऊपर ये भी कुमार ने बताया CAD यूज कर रखा है हमने। तो ये हमारे टूल्स होते हैं। तो FMEA यूज करते हैं भैया हम, CAD यूज कर लेते हैं, CFD यूज कर लेते हैं। अच्छा, एक फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस FEA कुमार ने बता रखा है, दो कुमार है, तो एक ने FEA बता दिया। तो ये हमारे टूल्स यूज होते हैं डिटेल डिजाइन के अंदर। दीज आर द टूल्स व्हिच आर यूज्ड इन डिटेल डिजाइन। तो ये टूल्स निकल के आ जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, डिटेल डिजाइन कौन कौन सी इंडस्ट्री में मिलेगी, रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताना इसके। व्हाट आर द रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ योर डिटेल डिजाइन। एक एग्जांपल जो हम लेते रहते हैं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, गाड़ी की डिजाइनिंग करनी है, गाड़ी का इंजन बनाना है आपको, तो डिटेल डिजाइनिंग होगी, एक एक चीज प्रिसाइसली बताओगे आप उसके अंदर, तो वहां डिटेल डिजाइनिंग लगती है भैया। तो गाड़ी के अलग अलग कंपोनेंट के लिए आप क्या करोगे, डिटेल डिजाइनिंग। एरोस्पेस इंडस्ट्री, आपका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, फोन, मोबाइल, बिल्कुल देखो कुमार ने बनाया, फोन, लैपटॉप, टैबलेट, इन सब में लगेगी हमारी डिटेल डिजाइनिंग। अच्छा, मेडिकल डिवाइसेस के अंदर वो टेस्ट करवाने जाते हो, MRI, CT स्कैन, एक्सरे, फैक्सरे, इन सब में क्या लगती है भैया, जो मेडिकल डिवाइसेस है उनमें लगेगी आपकी डिटेल डिजाइनिंग। फिर आप कोई ब्रिज बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन का लेते हैं एग्जांपल, आप कोई ब्रिज बना रहे हो, डिटेल डिजाइन लगता है भैया, एक एक चीज होती है, लेंथ, विड्थ, हाइट, कितना सरिया लगेगा, कितने किलो लगेगा, कितनी स्पेसिंग लगेगा, डायमीटर कितना होगा, नंबर ऑफ बार्स कितने होंगे, हर एक चीज बतानी पड़ती है आपको उसके अंदर। बेंडिंग कितने एंगल पे होगी, ईच एंड एवरी पॉइंट यू हैव टू टेल, तो डिटेल डिजाइन आता है। तो ऐसे बहुत सारे रियल वर्ल्ड एग्जांपल मिल जाएंगे जिसमें आपको क्या मिलेगी, डिटेल डिजाइनिंग मिलेगी। टरबाइन का कॉस्ट कम, इकोनॉमिकल होगा, सेफर होगा, ठीक है, कॉस्ट कम होगी, वो वही बात आ गई, इकोनॉमिकल और सेफ। तो इकोनॉमिकल होगा, सेफ होगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिसाइज होगा, डायमेंशन की बात कर रहे थे ना, वहीं से उठाओ ना, बिल्कुल प्रिसाइज मिलेगा आपको, परफेक्ट मिलेगा। अगर आपने डिटेल डिजाइनिंग कर रखी है, दो फोन उठाओ, जैसे ऑटोमोटिव एग्जांपल कर लेते हैं, एक टाटा की गाड़ी उठाओ, एक टाटा की गाड़ी उठाओ, उसकी फिट और फिनिश देखो, और एक टोयोटा की गाड़ी उठा लो, उसकी फिट और फिनिश देखो, और फिर यूरोपियन कार्स उठा लो, उनकी फिट और फिनिश देखो, दिन रात का फर्क मिलेगा आपको तीनों के अंदर। डिटेल डिजाइनिंग, एक एक चीज वो आपको, तो प्रिसीजन मिलेगा आपको। तो आपने बोला कॉस्ट कम मिलेगी डिटेल डिजाइनिंग से, बिल्कुल सही बात है। आपको सेफ्टी मिलेगी, बिल्कुल सही बात है। आपको एरर्स कम मिलेंगे, आपको एक्यूरेसी ज्यादा मिलेगी, और एक्यूरेसी विल बी मोर, बिल्कुल सही बात है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द रिलायबिलिटी, ठीक है। परफॉर्मेंस हाई मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। तो जब एरर कम है तो उसका बात का मतलब क्या, वो परफॉर्मेंस ज्यादा ही है। सो द एरर इज लेस, इट मींस द परफॉर्मेंस इज कंपैरेटिवली मोर, परफॉर्मेंस हमारी ज्यादा निकल के आएगी, बिल्कुल सही बात बोली आपने, एब्सोल्युटली करेक्ट। मास प्रोडक्शन कर पाओगे, हाँ, मास प्रोडक्शन मतलब स्केलेबिलिटी, मास प्रोडक्शन भी हो जाएगी और स्केलेबिलिटी भी हो पाएगी। आगे आप उसको क्या कर पाओगे, मास प्रोडक्शन तो होगी होगी, आगे आप उसे क्या कर पाओगे भैया, स्केल कर पाओगे, यू विल बी एबल टू स्केल इट, वही रिपीटेटिवली। सो दिस कंप्लीट्स योर डिटेल डिजाइन, ये आपका डिटेल डिजाइन। लेस आईपी, आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो, नॉन कंफर्मिटी की कॉस्ट कम हो जाएगी, हाँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलो देखो भैया, आप सवाल करते हैं इसके ऊपर, पढ़ने दो, डी डायरेक्टली मार्क कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी, नॉट अ प्राइमरी गोल ऑफ एम्बॉडीमेंट डिजाइन, क्या प्राइमरी गोल नहीं है, transforming a conceptual idea into a manufacturable solution, defining the exact dimension, tolerance and material property, selecting suitable material and production method, ensuring cost effective and functional design। गोल क्रिएट करते हैं इसका। सवाल पढ़ा नहीं, डायरेक्टली डी टिका दिया, पढ़ो तो भैया ले सवाल। डिटेल्ड, कुछ सही बात है, वो डी बता रहा था, देखो एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ डिटेल डिजाइन में पढ़ा अभी जस्ट, हाँ, तो बिल्कुल सही बात है ना भाई, मैं यही तो बोल रहा है, कौन सा प्राइमरी गोल नहीं है इंबॉडीमेंट डिजाइन का, तो ये प्राइमरी गोल नहीं है ना, ये तो प्राइमरी गोल किसका है, ये प्राइमरी गोल किसका है, ये तो डिटेल्ड डिजाइन का है ना, तो ये तो पूछा उसने, तो ये शुरू में डी टिका दिया था उन्होंने, ये तो पूछा। और अच्छा, नॉट पूछा है, वो देख रहे हो, नॉट पे तो गोला भी लगाया भाई मैंने तो। सेलेक्टिंग सूटेबल मटेरियल, हाँ, एम्बॉडीमेंट डिजाइन में हम सूटेबल मटेरियल सेलेक्ट करते हैं और प्रोडक्शन मेथड भी सेलेक्ट करते हैं, ये लो, तो वी सेलेक्ट द सूटेबल मटेरियल, अभी कल बता के आया हूँ,
ये रहा मटेरियल सिलेक्शन, ये एम्बॉडीमेंट डिजाइन भी तो है, मटेरियल सिलेक्शन करते हैं इसके अंदर, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस भी निकालते हैं। ये रहा डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग आता है, ये रहा कि कौन सा तरीका यूज करें मैन्युफैक्चरिंग के लिए, विच ऑफ द मेथड शुड बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। करके तो आए हो कल। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती। क्या पूछा है इन एम्बॉडीमेंट डिजाइन, व्हाई इज मॉड्युलैरिटी इंपॉर्टेंट? मॉड्युलैरिटी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? अच्छा ठीक है, इट इंक्रीजेस द प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, ये प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देती है। ठीक है, इट रिड्यूसेस द फ्लेक्सिबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग की फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस कर देती है। ठीक है, देन इट इंप्रूव्स द ईज ऑफ असेंबली, मेंटेनेंस एंड कस्टमाइजेशन। ठीक है भैया, समझ में आता है। इट प्रिवेंट्स द स्टैंडर्डाइजेशन इन डिजाइन, सो इट प्रिवेंट्स द स्टैंडर्डाइजेशन इन डिजाइन। ठीक है, पहले तो पोल क्रिएट करते हैं इसका, सवाल पढ़ लिया। बढ़िया। तो इन एम्बॉडीमेंट डिजाइन व्हाई इज मॉड्युलैरिटी इंपॉर्टेंट? मॉड्युलैरिटी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? मॉड्युलैरिटी ये नाम में लिखा हुआ है, मॉड्यूल में बनाना, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ देना। तो डिजाइनिंग का एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, पूरे प्रोजेक्ट को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। तो मॉड्युलैरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? मॉड्युलैरिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ईज ऑफ असेंबली कर देती है, मेंटेनेंस कर देती है, ईज ऑफ कस्टमाइजेशन कर देती है। अब आप चीजों को कस्टमाइज कर पाओगे क्योंकि आपने क्या किया, पूरे प्रोडक्ट को छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पूरे प्रोडक्ट्स को आपने छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में डिवाइड कर रखा है, इसलिए क्या किया, आप आसानी से कस्टमाइज कर पाए। कोई भी कस्टमर आए आप उसके हिसाब से बना के दे दोगे, क्योंकि आपका हर कंपोनेंट अलग अलग है। जैसे मोनोलिथिक में करो या कंपोनेंट में करो, हाँ जैसे मोनोलिथिक में करो या कंपोनेंट में करो। अगर मोनोलिथिक हुआ तो कस्टमाइज नहीं कर पाओगे, आप विल नॉट बी एबल टू कस्टमाइज इट, तब कस्टमाइजेशन नहीं होगी, देन कस्टमाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। देखो पूरी गाड़ी एक ही कंपोनेंट होती, टायर अलग नहीं होते, स्टीयरिंग अलग नहीं होता, इंजन अलग नहीं होता, तो ये मेंटेनेंस कैसे करता फिर उसकी? क्योंकि अलग अलग कंपोनेंट लगे हुए हैं, आप आसानी से क्या कर सकते हो, उसे मेंटेन कर सकते हो। इसकी मेंटेनेंस मुश्किल होती है, ये भी आपके सामने परफेक्ट एग्जांपल है आपके फोन की। नहीं है मॉड्यूल, एक डब्बा है बस, कुछ भी खराब हुआ सारा सबमिट होता है, जाओ देखो पूरा फोन बैठ के पूरा खोलता है, उसको बैठ के अंदर करना होता है, जो भी करना होता है, पार्ट चेंज कर देता है पूरा। सही में अलग नहीं होता कुछ भी, हाँ वही तो कुछ अलग नहीं होता उसके अंदर, तो वो हमारा मॉड्यूल में नहीं है। तो ये थोड़ी बोला है उसने कि भैया मेंटेनेंस कर रहा हूं मैं एम्बॉडीमेंट डिजाइन के अंदर, यहाँ पे तो पेपर वर्क हुआ है, पेपर वर्क तो पीछे डिटेल डिजाइन में भी हुआ था, वहां पर भी कुछ बना थोड़ी अभी तक। हाँ पूरी स्क्रीन चेंज हो जाती है। Which of the following is a critical consideration? So which of the following is a critical consideration in material selection during embodiment design? ठीक है, aesthetic appeal only, manufacturing feasibility and performance requirement, brand reputation of the material supplier, market demand for the specific material. ठीक है, 97%। कैसे बता सकते हो क्या क्रिटिकल कंसिडरेशन होगी मटेरियल सिलेक्शन के लिए? या मैन्युफैक्चरिंग आसान हो और परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट को क्या कर दे हमारा, ये फुलफिल कर दे, और परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट को क्या कर दे हमारा, फुलफिल कर दे। इस तरीके से आप मटेरियल को सेलेक्ट करोगे, यू विल सेलेक्ट द मटेरियल लाइक दिस, कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग भी हो जाए आसानी से और आपकी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए, योर परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट इज आल्सो फुलफिल्ड। व्हिच टूल इज कॉमनली यूज्ड इन एम्बॉडीमेंट डिजाइन फॉर इवैल्यूएटिंग द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी? स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी करनी है, फोटोशॉप, एफईए, एक्सेल, पावर पॉइंट। भाई कम से कम ऑप्शन तो और बिगाड़ के देता ना इनको, इंजीनियर है ये देखो 100% निकाल के बैठ गए। आगे बढ़ते हैं। हाउ डज एम्बॉडीमेंट डिजाइन सपोर्ट्स सस्टेनेबिलिटी इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट? प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर ये सस्टेनेबिलिटी, लॉन्ग टर्म काम करे एम्बॉडीमेंट डिजाइन,
ठीक है, बाय फोकसिंग ओनली ऑन रिड्यूसिंग कॉस्ट, बाय कंसीडरिंग द मटेरियल रिसाइक्लेबिलिटी एंड एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग, बाय इग्नोरिंग द एनवायरमेंटल इंपैक्ट। अच्छा, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पार्ट्स इन द प्रोडक्ट, नंबर ऑफ पार्ट्स बढ़ा दो प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है भैया, पोल क्रिएट करते हैं इसका। तो आप क्या कंसीडर करोगे, सस्टेनेबिलिटी कैसे इंश्योर करोगे? बाय कंसीडरिंग द मटेरियल रिसाइक्लेबिलिटी एंड एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर आपको ऐसे मटेरियल, ऐसे सिस्टम की बात करनी है जो कैसा हो, रिसाइकेबल हो और एफिशिएंटली मैन्युफैक्चर कर दे। आंसर करो यहाँ। बताओ इनको। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट द पार्ट ऑफ द डिटेल डिजाइन फेज? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट द पार्ट ऑफ डिटेल डिजाइन फेज? जो पार्ट नहीं है, डिफाइनिंग प्रिसाइज डायमेंशन टॉलरेंस, कंडक्टिंग स्ट्रेस एंड थर्मल एनालिसिस, जनरेटिंग इनिशियल प्रोडक्ट कांसेप्ट्स, सेलेक्टिंग फास्टर एंड जॉइनिंग मेथड्स। 70% ही मैंने गलत सही तो किया मैंने, 60% पे आ गया। कौन सा पार्ट नहीं है डिटेल डिजाइन का? जनरेटिंग द इनिशियल प्रोडक्ट कांसेप्ट, ये तो कहां पर आता है? कंसेप्चुअल डिजाइन में निकल के आता है ये तो। इज पार्ट ऑफ कंसेप्चुअल डिजाइन। एम्बॉडिमेंट का भी नहीं है तो कंसेप्चुअल डिजाइन का है। 70% आई है इसकी वेटेज। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डिटेल डिजाइन इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है डिटेल डिजाइन की। ठीक है, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बतानी है डिटेल डिजाइन की। क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है? टू एक्सप्लोर मल्टीपल डिजाइन आइडियाज, टू फाइनलाइज द प्रोडक्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कंपोनेंट इन द डिजाइन, टू इंप्रूव द मार्केटिंग अपील ऑफ द प्रोडक्ट। पोल क्रिएट किया भैया इसका। ऑप्शन थोड़े तगड़े नहीं है, ऑप्शन थोड़े तगड़े नहीं है। 90%। क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव डिटेल डिजाइन का क्या है? फाइनलाइज करना है किसको? प्रोडक्ट को, ताकि आप मैन्युफैक्चरिंग कर सको और उसकी असेंबली कर सको। दिस इज द एम ऑफ द डिटेल डिजाइन। Which of the following statement about tolerancing in detail design is false? ठीक है, टॉलरेंस के बारे में, डिटेल डिजाइन के बारे में कौन सी बात गलत है, ये पूछा है इसने। तो विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ठीक है भैया। टाइट टॉलरेंस इंक्रीजेस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है। लूज टॉलरेंस रिड्यूसेस पार्ट प्रिसिशन बट कैन लोअर द कॉस्ट। टॉलरेंस आर अननेसेसरी इफ पार्ट्स आर डिजाइन वेल। GD&T improves पार्ट इंटरचेंजेबिलिटी। ठीक है, तो अब हम क्रिएट करते हैं इसका पोल। ये पोल क्रिएट किया। सही बात है। बोला कौन सी बात गलत है? बोल रहा है टॉलरेंस अननेसेसरी है। अगर आपने पार्ट को वेल डिजाइन कर लिया तो टॉलरेंस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या भैया, टॉलरेंस में तो सारा गेम फंसा हुआ है। आपने डिजाइनिंग प्रॉपर कर ली, डिजाइनिंग इज डन वेल, डिजाइनिंग इज डन वेल। जैसे एग्जांपल, मैंने शाफ्ट डिजाइन करी, शाफ्ट डिजाइन करी, शाफ्ट का मैंने डायमीटर निकाल लिया, शाफ्ट की मैंने लंबाई निकाली, शाफ्ट का मैंने मटेरियल निकाल लिया। ये टॉलरेंस में फंस गया, 2 mm बड़ी बना दी, घूमेगी नहीं जनरेटर के बीच में, घूमेगी नहीं जनरेटर के बीच में, काय की इलेक्ट्रिसिटी बनाओगे इससे? तो ये बोल रहा है तीसरी स्टेटमेंट कि टॉलरेंस अननेसेसरी होते हैं अगर आपके पार्ट वेल डिजाइंड है। ये डिजाइनिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी टॉलरेंस इंपॉर्टेंट है। चलो, Why is it designed for manufacturing? अच्छा, DFM critical in detail design। अच्छा, क्यों critical होता है? It ensures the product is aesthetically pleasing। Design for manufacturing। It reduces the production cost and complexity। It increases the difficulty of assembly। It is only used in prototype development। इसको हम यूज करते हैं प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के अंदर। कुछ भी बोलता है भाई ये। तो डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग हेल्प्स इन व्हाट? रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन कॉस्ट। आप ऐसा डिजाइनिंग कर रहे हो जिसमें स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स लग रहे हैं, स्टैंडर्ड असेंबली हो रही है, स्टैंडर्ड कंपोनेंट लग रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूसेस। चलो, एक खत्म, यही लास्ट था। दिस वाज द लास्ट प्रॉब्लम। दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। हम आपका उठाएंगे अगला चैप्टर, लीडर कोड। कहां से आता है? यहां से आता है। लीडर बोर्ड आ गया। ये सबके मेरा भी 11th है, बढ़िया। चलिए, थैंक यू एवरीवन। पोल क्या? ये भी एक सवाल बचा है क्या? मेरे को लगा ये सवाल है। विच डॉक्यूमेंट इज एसेंशियल, मेरे को लगा हो गया।
मेरे को लगा खत्म हो गया. Which document is essential for guiding the manufacturing process during the detailed design? Which document is essential for guiding the manufacturing process? तो फिर बीच में पोल क्यों मांगने लगे? वो मांगने लगे थे लीडर बोर्ड जब खत्म नहीं हुआ था. मेरे को लगा खत्म हो गया इसलिए लीडर बोर्ड भी मांग रहे हो. So which document is essential for guiding the manufacturing process during detailed design? Market research report, bill of material, social media strategy document, press release. Done. चलो, धन्यवाद.